जय हिंद साथियों। सीटेट में एसएसटी सब्जेक्ट को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री चैप्टर है। हिस्ट्री में चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। आप लोगों को बता दें कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत कम ही दिन बच गया है। आप लोग अच्छा से अधिक इस वीडियो को बार बार देखें और साथ में नोट्स भी करें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं कब, कहाँ और कैसे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक सभ्यता और ऐतिहासिक स्रोत। आपको बता दें कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि का शुरुआत हुआ, और कृषि का शुरुआत कब हुआ तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। और ये कहाँ होती है तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के निकट उत्तर पश्चिम भाग में आपको दिखने को मिलती है। चलिए, अब उसके बाद आपको बता दें कि कृषि जो प्रारंभ की गई, तो सबसे पहले जो कृषि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास जो शुरुआत की गई थी, वह कृषि कौन कौन सी थी, तो आपको जौ और गेहूं कृषि दिखने को मिली। लेकिन एक बात और बताएंगे कि प्रारंभिक समय में चावल की कृषि भी शुरुआत की गई। प्रारंभिक जो है काल में चावल की भी कृषि शुरुआत की गई, लेकिन वो शुरुआत कहाँ की गई थी तो विंध्य के उत्तर क्षेत्र में की गई थी। विंध्य के उत्तर क्षेत्रों में की गई थी। लेकिन एक बात और बताएंगे, पहला शहर का अगर बात किया जाए तो पहला शहर का भी विकास होता है, और वो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है, जो कि 4700 वर्ष ईसा पूर्व होता है। 4700 वर्ष पूर्व होता है। लेकिन एक बात और बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो बता ही दिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो होती है वो तो एक शहर हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है ना 4600 ईसा पूर्व लगभग में होती है। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता याद होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं, अब आगे की बात करेंगे। अगला बात हम लोग देखेंगे क्या कि ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, वैसे हम पढ़ के पूरे पीडीएफ को दिखा देते हैं, पढ़ के कुछ है नहीं, आपको हम जितना बात बता दिए वही बहुत काफी है। अगला बात, एक और बात बता दे आपको कि बाद में और भी शहर का विकास होता है, जैसे कि 16 महाजनपद थी, और वो 16 महाजनपद का भी विकास हुई। लेकिन ये कहाँ हुई ये भी बता दे आपको कि ये गंगा के आसपास के क्षेत्र और उसके गंगा नदी के सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में जो है ना ये महाजनपद का विकास हुआ। अब आगे की बात करेंगे। अब अगला बात है कि आवागमन और सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए, लोग जीवन जीने के लिए जो है ना अपनी तलाश करते थे, समझे, तो अपनी जीवन जीने के लिए तलाश करते थे, जैसे कि कृषि का तलाश, जैसे कि शिकार का, जैसे कि मान लीजिए शिल्पकारों का तलाश होता था। तो कई प्रकार की अपनी जो है ना जीवन जीने के लिए तलाश करती थी लोगों ने। अब एक आगे की बात और बताएंगे कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या आपदा प्रबंध की जो है ना, यानी कि प्राकृतिक आपदा को जो है ना प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोग क्या किए, पलायन कर गए। पलायन का मतलब कि मान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। अब इस क्षेत्र में हमारे पास यहाँ बाढ़ आ गई, ठीक है, यहाँ बाढ़ आ गई, या नहीं तो इस क्षेत्र में क्या हो गई, सुखाड़ आ गई। इस क्षेत्र में सुखाड़ पड़ गया, टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण, तो पानी भी नहीं है, और पशुपालन हम लोग कर रहे हैं, तो पशुपालन के समय में फिर पशुपालन के लिए तो पानी की जरूरत होगी, उसके लिए तो चारा की भी जरूरत होगी। तो वो चीज जब नहीं रहेगा तो लोग तो वहां से पलायन करेंगे ही, दूसरे स्थान पे जाएंगे, ढूंढेंगे जहां पर चारा हो, पानी की व्यवस्था हो, शिकार करने की सुविधा हो, पेड़ पौधे हो। तो इस तरह से लोग जो है ना पलायन करते थे। अब अगला बात करते हैं, तो पलायन जो हुआ तो सीमा पार से आए लोग जो है ये लगातार उपमहाद्वीप में आकर के बस गए, और जिससे ये आने से जो है ना सुविधा भी हुई कुछ चीज की। तो कहिए कैसे सुविधा हुई सर, तो सुविधा आपको बता दें कि देखिए, लोग और विचारों के बीच मेल जो है ना मेल खाने लगा, और कई प्रकार की सुविधाएं होने लगी। जैसे कि हम बात करेंगे तो पत्थर का
तराशने की नई तरीका का जानकारी प्राप्त हो गई। दूसरी बात, संगीत रचना की नई शैली भी प्राप्त हो गया, खाना पकाने की नई तकनीकी भी जान गए। तो ये सब जो है ना चीज पलायन करने से प्राप्त हुआ। यह निरंतर जो है ना संस्कृति आदान प्रदान की ही इस क्षेत्र का जो है ना विविध विरासत को प्रभाषित करने लगा। अब बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत। देखिए ऐतिहासिक स्रोत में आपको क्या बात होता है, जैसे कि पांडुलिपि ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है, आपको शिलालेख आ जाता है, पुरातात्विद आ जाता है, उसके बाद इतिहासकार आ जाते हैं। तो ये सब जो है ना ऐतिहासिक स्रोत के एक सबसे बड़ा पहलू होते हैं। तो चलते हैं हम लोग पांडुलिपि के बारे में बात करते हैं। देखिए पांडुलिपि जो होती थी वो हाथ से लिखा गया ग्रंथ हुआ करते थे, और इसको लैटिन शब्द में मोनो, जिसको हम हाथ कहते थे, और स्क्रिप्टिस स्क्रिप्टस जो कहते थे, जिसको हम लिखा हुआ कहते थे। तो ये होता था। ये आमतौर पर लिखा किस पर जाता था, तो तार के पत्ते पर लिखा जाता था। लेकिन कुछ हिमालयी क्षेत्र में अगर दिखने को मिलता था तो वुर्ज नाम के जो है ना, वुर्ज नाम के वृक्ष होता था, उस वृक्ष के जो है ना छाल को तैयार करके और उस पर लिखा करते थे। और लिखा क्या करते थे, तो धार्मिक विश्वासों पर लिखा, मतलब धार्मिक विश्वास के बारे में लिखा करते थे, राजा के जीवन शैली के बारे में लिखा करते थे। उसके बाद जो है वैज्ञानिक के बारे में बताया करते थे, वैज्ञानिक ग्रंथों के बारे में, चिकित्सा ज्ञान के बारे में बताया करते थे, कविताओं का संग्रह किया जाता था, नाटकों का सहित जो है विषयों की एक विशाल श्रृंखलाओं को कवर करते थे। तो इस तरह से जो है ना आपको पांडुलिपि में दिखने को मिला है। अब बात करेंगे शिलालेख। अब शिलालेख की बात करेंगे तो देखिए शिलालेख में क्या है, शिलालेख अपेक्षाकृत क्या होते थे, कठोर सतह होते थे, जैसे कि पत्थर, धातु या पक्की ईंटों या पक्की मिट्टी पर जो है ना ये इसको क्या किया जाता था, लिखा जाता था शिलालेख। समझे, वे शासकों के आधिकारिक जो है रिकॉर्ड हुआ करते थे और सार्वजनिक घोषणाओं या धार्मिक दान का प्रतिनिधित्व किया करते थे शिलालेख में। शिलालेख सदियों तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि जानते ही हैं शिलालेख पत्थर पर लिखा जाता था, जबकि पांडुलिपि किस पर लिखा जाता था, तो तार के पत्ते पर लिखा जाता था, या नहीं तो हिमालयी क्षेत्र के बुर्ज जो होता था, बुर्ज बुर्ज, तो बुर्ज नाम के जो है वृक्ष होते थे उसके छाल पे लिखा जाता था। तो ये बात हमने बता दिया। अब बात करेंगे पुरातात्विद का। किसकी बात करेंगे, पुरातात्व की बात करेंगे, पुरातात्व की। चलिए, तो पुरातत्व की बात करेंगे। अतीत में बनाए गए और उपयोग की गई भौतिक वस्तुओं की अध्ययन आपको पुरातत्व में मिलता है, यानी कि पुराने जमाने में इतिहास में जो बनाई गई और उपयोग की गई जो भौतिक वस्तुएं थी वो आपको उसका अध्ययन आपको पुरातत्व में मिलेगा। ठीक है, पुरातत्व में मिलेगा। अब इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों का पुरातत्वविद का, यानी जो विद्वान इसका अध्ययन करते थे उसको पुरातत्वविद कहते थे। और जो वस्तुओं का जो है ना, जो वस्तु का उपयोग जो है किया गया था उसको सुरक्षित रूप से रखा गया है, उसको हम लोग उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। चलते हैं फिर आगे की ओर। चलिए, अब कहता है कि अध्ययन की वस्तुएं, अध्ययन की वस्तुएं जैसे कि हथियार हुआ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए औजार हुआ करते हैं, मिट्टी के बर्तन हुआ करते हैं, आभूषण हुआ करते, सिक्के और इमारतें, ये सब जो है ना पूरा पुरावशेष जो है ना आपको दिखने को मिला। अगला बात करेंगे पुरातत्वविद यह पता लगाने के लिए जो है ना जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की भी तलाश करते करते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो ये बात हो गया पुरातत्व की बात हो गई। अब बात करेंगे इतिहासकार की। देखिए इतिहासकार सब भी जो है ना, कई विद्वान सब इतिहासकार ऐसे थे जो यानी कि इतिहास के अध्ययन को बताने का काम, अतीत का मतलब होता है इतिहास, तो अतीत का जो है ना अध्ययन करते करते हैं। सावधानी पूर्वक अगर बात करें तो इन सभी स्रोतों को किस किस चीज में दिखाया गया है, तो भाई पांडुलिपियों में दिखाया गया है, शिलालेखों में और पुरातत्व में से प्राप्त जानकारी को एक साथ जोड़ करके मानव घटनाओं और समाजों का एक जो है ना सुसंगत वर्णन करते हैं। अब बात करेंगे क्या, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनता है। हम आपको प्रश्न भी दिखा रहे हैं। देखिए, इतिहास को समझने में पुरातत्वविद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उनके कार्य की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प गलत है, गलत कह रहा है चुनने के लिए। क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए, पुरातत्वविद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भाई पुरातत्वविद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उनके कार्य की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में यानी कि कौन सा विकल्प नहीं है, तो हम देखिए आपको विकल्प भी दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि भावनाओं, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, एकदम सही है, पुरातत्व में होता था। अगला बात कह रहा है कि औजारों, हथियारों, बर्तनों और कबों आदि की खोज खुदाई करना, ये भी एकदम सही है। पक्षी, जानवरों, मछलियों की हड्डियों की तलाश अभी पढ़ के निकले हैं, एकदम सही है। लेकिन लिखित अभिलेखों की जांच करना ये नहीं था, समझे। लिखित अभिलेखों की जांच करना नहीं, लिखित अभिलेख तो था ही नहीं, लिखना पड़ता था, समझे। तो इस बारे में हम लोग बात किए। चलिए वही बात कर रहा है कि पुरातत्वविद जो है ना मुख्य रूप से भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते थे, जबकि इतिहासकार मुख्य रूप से लिखित अभिलेखों का जो है ना अध्ययन करते थे। यही सब बात है। चलते हैं फिर आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन, कि आप कथन और कारण का यानी कि जानकारी लेना है आपको। देखिए ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन है कि 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने क्या कह रहा है, देखिए हम आपको बता दें कि 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित की गई। कितने खंडों में प्रकाशित की गई, तो 3 खंडों में प्रकाशित की गई। अब कह रहा है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्यकालीन और जो है आधुनिक में विभाजित किया। अब कह रहा है क्या, इसको देखिए निम्नलिखित में से सही को चुनिए। अब ए बी सी यानी ए बी कह रहा है, दोनों सही है और दोनों गलत है कि क्या है, ये चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ए तो सही था लेकिन बी गलत है। क्या कह रहा है, इन्होंने इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 यानी कि कालों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित किया है। ये जो है ना आपको इसमें गलत है। कहिए कैसे गलत है, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित तो किया था, लेकिन वो जो है ना काल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ने नहीं किया था, समझे। उन्होंने क्या किया, विभाजन का आधार जो बनाया था वो धर्म को बनाया था, समझे। इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और जो है ना ब्रिटिश काल में बांटने का काम किया था। ये बात आप लोगों को अच्छा से पता होगा। और उनका क्या, तो उनका बता दे, उनका जो है ना मानना था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में केवल हिंदू और मुस्लिम शासक का ही प्रभुत्व था। भारतीय इतिहासकार का इस विभाजन को पक्षपाती और समग्र समस्याग्रस्त जो है मानते हैं, क्योंकि यह धार्मिक आधार पर किया गया था। इसीलिए जो है कथन बी क्या है, गलत था और ये सही था। तो चलते हैं अगला टॉपिक अगर आएगा तो अगला टॉपिक हम कुछ समय के बाद लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और फिर लाइक और सब्सक्राइब करें।